हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं सितंबर 2023 का पार्ट 1 गाइस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो गाइस, आज से हमारा सितंबर का जो मंथली मैगजीन है विजन का, वो हम गाइस रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे कि वो टॉपिक में क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं गाइस। आपका करंट अफेयर है, आपका प्रीलिम्स, आपके फैक्चुअल, आपका मेंस का डेटा आपको यहीं से मिलता है। और इंटरव्यू के लिए तो डेफिनेटली ये पूरा प्रोसेस इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, तो उससे स्टार्ट होता है। आज का जो गाइस पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सबसे पहला टॉपिक है वो है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 106 यानी कि 106वीं जो आपकी अमेंडमेंट है उसके बारे में बात कर रहेगा। तो याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन कौन से अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है, तो वो है 106 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैस फोकस हो गया, चीज़ों को समझना है। तो पार्लियामेंट ने गैस रिसेंटली इसको पास किया। 1/3 रिजर्वेशन जो वुमेन की है लोकसभा में, वो देने की बात की गई है। और स्टेट असेंबली और असेंबली ऑफ दिल्ली सब में बोला गया है कि 1/3 रिजर्वेशन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत वुमेन को दी जाएगी। और वो अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 106 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी? 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दी जाएगी। ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। क्या ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी लिए गए हैं? तो डेफिनेटली लिए गए हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन का हो, उसके लिए अर्लियर अटेम्प्ट में आपका 1992 में ही, जब आपका 73rd 74th अमेंडमेंट आया था ना, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो एक्ट है उसमें वुमेन का रिजर्वेशन भी लिखा हुआ था। फिर 1996 में भी 81st अमेंडमेंट आई, उसमें भी बोला कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वुमेन 1/3 सीट्स में काम करें। ऐसे ही सिमिलर अटेम्प्ट्स कई सारे ईयर्स में लिए गए, फिर बिल्स लैप्स भी कर गए, लेकिन इस बार ये बिल जो है वो पास हुआ है। और 106 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को लोकसभा के इलेक्शंस में, स्टेट असेंबलीज में और असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर ये किया जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो आर्टिकल्स में क्या क्या डाला गया है, प्रोविजंस क्या है इस एक्ट में। तो आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो आर्टिकल जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी से रिलेटेड था, वो आर्टिकल है 239AA। इसमें वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल्स और कुछ इंसर्ट किए गए हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा में भी हमने बोला ना 1/3 सीट जो है वो वुमेन की है, तो उसके लिए हमें आर्टिकल को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा, इंसर्ट करना पड़ा। तो उसमें हमने 330A यानी आर्टिकल 330 330A में हमने ये लोकसभा के लिए दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने SC ST के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ पर डाला है। 332 जो ए है उसके अंदर लेजिस्लेटिव ऑफ एवरी स्टेट में वुमेन को वहाँ पर 1/3 सीट SC ST सबको डाला गया है। 332 में 1/3 सीट वुमेन को अंडर रिजर्वेशन SC ST का है। 332A के अंदर जितने भी और वुमेन हैं SC ST के अलावा, उनको 1/3 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलेगी। ऐसे ही 334A एक्ट है, आर्टिकल है बेसिकली। और इसमें एक्ट के अंदर क्या चेंज करा गया है कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो भी फर्स्ट सेंसर जो लिया गया है, वो कमेंसमेंट के बाद जो जो भी चीज़ें हैं उसमें चेंजेस लेकर आए गए। देखो एक शब्द इसमें लिखा हुआ है सनसेट क्लॉज। देखो सनसेट का मतलब क्या होता है, सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है। सनसेट क्लॉज का मतलब, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे लो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने आपको बोला कि जी ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है ये फला फला डेट को एक्सपायर कर जाएगा, मतलब 2025 तक ये सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं, उसके बाद आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा, है ना। तो उसकी जो क्लॉज है यानी कि जो सनसेट क्लॉज है, उसका जो एक्सपायरी डेट है डेट इज 2025। ऐसे ही 15 साल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स के बाद जो रिजर्वेशन वुमेन का था वो खत्म होने वाला था, इसीलिए एक्सटेंड करा गया पार्लियामेंट में, लॉ के तहत रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। और पीरियोडिक रोटेशन भी देखो सीट्स का होना भी चाहिए, इसलिए भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसका वजह। अब देखो ज़रूरत क्या थी, समझने की बात यह है कि वुमेन को रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में क्यों मिले। तो सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ 14% मेंबर जो इंडियन पार्लियामेंट है वो वुमेन है, आज का हाईएस्ट है समझो वो। और आप सोचो, अगर आप अल्टीमेटली इफ यू काउंटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन परस्पेक्टिव तो बहुत कम है, ठीक है। एवरेज रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन की है स्टेट असेंबलीज में सिर्फ 8% है। कई स्टेट जैसे मिजोरम है, उनमें कोई वुमेन लेजिस्लेचर ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंडिया के पास बहुत कम परसेंटेज है जो लोअर हाउस में है। अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री से देखोगे तो आपको बहुत शर्म आएगी कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इस मामले में बांग्लादेश हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। हमारा जो पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2023 में। अब देखो यहाँ पर एक और फैक्ट मिल गया आपको। सबसे पहला फैक्ट ये मिला कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसको निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है।
इस बार इंडिया की रैंक कितनी थी, 127 थी आउट ऑफ 146 कंट्री 2023 की। ठीक है, समझ में आया आपको कि हमें क्यों इतना बड़ा ये फैसला लेना पड़ा कि भाई 106 अमेंडमेंट लानी होगी, वुमेन रिप्रेजेंटेशन ठीक करना होगा। सेकंड क्राइसिस जो है वो है पेट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि एफर्मेटिव एक्शन जो वुमेन के पॉजिटिव एक्शन लिए जाते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो लेना भी चाहिए ताकि उनकी कंडीशन ठीक हो, है ना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनहेरिटेंस है, मतलब उनको लगता है कि अगर डॉटर और सन है और वो उनके फादर पॉलिटिशियन है तो वो सन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इट वुड ऑल्सो हेल्प ओवरकम द एंट्री बैरियर्स, मनी एंड मसल पावर वुमेन लीडरशिप में, जो कि कैसे वो करेंगी। फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है, हमारे यहाँ वुमेन के खिलाफ काफ़ी सारे क्राइम रेट देखने को मिल जाते हैं जो अभी तक एड्रेस कैसे एसेंशियल बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए वुमेन का रिप्रेजेंट, देखो वुमेन होगी तो वुमेन समझेगी कि ये क्राइसिस है, क्योंकि वो एज आ फिर वुमेन समझेगी ना, तो उसको पता होगा। देखो हम ना सभी को लेके चलें, यहाँ पर क्या जेंडर फिर गैप आपका रह जाएगा। आप सोचो, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, हर एक पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, हमें वुमेन की भी ज़रूरत है, हमें मैन की भी ज़रूरत है, और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ इक्वलिटी चले, ठीक है ना। तो ऐसे के लिए हमें चाहिए भाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ताकि वो एक फीमेल अगर रिलेटेड कुछ भी क्राइसिस आ रहा है तो वो उस पर फैसला ले पाए। जैसे गाइस अभी देखो, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जो मेंस्ट्रुएटिंग जो वुमेन होती है, वो उन्होंने कहा कि भाई जिनको बहुत पेनफुल होता है, उन्होंने फिर रखी बात कि उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है ना, उनको जॉब से छुट्टी मिलनी चाहिए 1-2 दिन के लिए। बट उस पर अभी एक डिबेट छिड़ी हुई है कि अगर छुट्टी मिल गई तो फिर वो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, तो उसमें क्या एक डिसीजन है। तो ऐसे में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर पॉलिटिकली करेगी तो वो एक अच्छा डिसीजन इन केसेस में ले पाएगी, ठीक है। उसके बाद एविडेंस फ्रॉम द रिजर्वेशन एट लोकल लेवल की बात कर रहा है, यानी कि जो ऑक्सफर्म इंडिया की असेसमेंट रिपोर्ट थी उसमें बोला कि जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन है लोकल लेवल पर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, और बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, स्कूल्स नहीं जाने नहीं दिया जा रहा वुमेन को। तो लोकल लेवल के इश्यूज भी ये सब खत्म होंगे। दूसरा, नजिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी वुमेन की भी डेवलपमेंट में ज़रूरत है, उतना ही पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ताकि एक डायनेमिक पर्सपेक्टिव निकल कर आए। अब कंसर्न्स क्या है इस एक्ट के साथ, कंसर्न ये है, पहला है अगेंस्ट इनइक्वालिटी। रिजर्वेशन का जो आइडिया होता है वो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के कंट्रोवर्शियल उस पर चलता है, ठीक है ना। देखो एज वुमेन में नॉट बी कम्पीटिंग ऑन मेरिट, कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है ना कि आपने मैन और वुमेन का कंपटीशन हुआ, मैन ज़्यादा मेरिट वाला था, वुमेन नहीं थी, बट आपने रिजर्वेशन की वजह से उसको एंट्री दे दी फला फला इंस्टीट्यूशन में। तो ये भी एक आपका कंसर्न है। सेकेंड, आपके वोटर चॉइस पे इम्पैक्ट पड़ेगी। देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन जो लेजिस्लेचर में होगा वो वोटर की चॉइस को रिस्ट्रिक्ट तो करेगा ही, और काउंटर आइडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर नॉन होमोजीनियस ग्रुप की दिक्कत है कि जो वुमेन है वो होमोजीनियस कम्युनिटी से तो है नहीं, जैसे कास्ट ग्रुप। तो आर्ग्यूमेंट रहेगा जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है कैन नॉट बी मेड फॉर वुमेन, वो नहीं फिर आप ले सकते। फिर लेस इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्या कह रहा है, बहुत सारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरनल डेमोक्रेसी, सारा का सारा जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन पे भी दिक्कत कर सकता है। फिर डिस्पैरिटी का क्राइसिस, की जो एक्ट है उसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया है सभी लोकसभा की सीट में, एज अगेंस्ट प्रोविजन। जो प्रोविजन क्या था कि 1/3 हर स्टेट में होनी चाहिए, 2008 के बिल में ये था, और आप क्या कह रहे हो कि रिजर्वेशन दिया जाएगा 1/3 सीट पे अक्रॉस ऑल लोकसभा सीट्स। तो देखो आपने कर दिया एक डिस्पैरिटी स्टेट्स के अक्रॉस ही आपने कर दी, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग उसमें सेक्स रेशियो है, हाउ कैन यू डिफाइन दिस थिंग। तो डिस्पैरिटी आ गई प्रॉब्लम। उसके बाद रोटेशन ऑफ सीट्स की दिक्कत है कि जितने भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस की गई हैं, रोटेशन ऑफ सीट्स की गई हैं हर जनरल इलेक्शंस के बाद के जो करा जाता है उसमें रोटेशन में एक है कंसर्न है। फिर आपकी जो रिजर्वेशन है राज्यसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहाँ पर आपका एक बार बोला भी गया था, गीता मुखर्जी कमेटी 1996 में रिकमेंड करके गई हैं कि भाई वुमेन को राज्यसभा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलना चाहिए। लेकिन ये एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन जो इसमें होना चाहिए था, प्रोविजन रिलेटेड टू राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें कुछ प्रोविजन में लिखा ही नहीं हुआ। तो वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि देखो एक तो ना टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करो, क्योंकि जो टाइमली काम किया जाता है ना तो वो फिर वो अच्छा होता है। सेंसस डेटा जो पब्लिकेशन है, कंडक्ट है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, उनको करा जाना चाहिए, टाइमली इंप्लीमेंट हो पाए वो एक्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग में कह रहा है कि सिविल सोसाइटी हैं, तो कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेनिंग के, मेंटोरशिप के, वो लोकल लेवल पर उसको इफेक्टिव मोबिलाइजेशन दे पाए। तो ये सारी की सारी गाइस इसमें आपने बात पढ़ ली। नारी शक्ति 106 अमेंडमेंट एक्ट जरूर याद आपको रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत आपने सुना है साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो आपको डेफिनेटली टिप्स पे होना चाहिए कि अगर सभी स्टेट में एक साथ इलेक्शन ना होकर साइमल्टेनियसली हो, एक के बाद एक, इस तरह से अगर किया जाए तो उसमें कैसे होगा। देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली नोटिफाई करा 8 मेंबर कमेटी, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, कि एग्जामिन करें वो साइमल्टेनियसली जो आपके इलेक्शंस की बात की जा रही है वो कितना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले ये आइडिया समझो, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है कि सिंक्रोनाइज वे में लोकसभा के इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली के हों, और इलेक्शन पंचायत के हों, पर्टिकुलर वोट हो द सेम डे हो, मतलब एक ही दिन पर आपके लोकसभा के इलेक्शन भी हो, स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी हो, म्यूनिसपैलिटी के भी हो, पंचायत के हो, ये ऐसा कहते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि एक ही दिन पर क्या हो, सारे इलेक्शन हो जाए, लोकसभा, स्टेट असेंबली, म्यूनिसपैलिटी, पंचायत। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होता है, इसका मतलब नहीं है, डू नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड्स टू हैपन अ सिंगल डे, इसका ये भी एक मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई फेज वाइज मैनर में भी किया जा सकता है, जैसे एज पर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। तो वोटर्स को आप पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में दो और वो सेम डे पर, जो वहाँ पर सेम डे पर, जैसे स्टेट असेंबली या लोकसभा के इलेक्शन आपने सेम डे पे कर दिए, ऐसा करके। अब इसमें देखो जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो समझो। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस ड्यू टू फ्रिक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ एमसीसी, कह रहा देखो पहला आर्ग्यूमेंट आया, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं तो जो आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आप लगाते ही हो, पूरा इंटायर डेवलपमेंट इससे आपकी रुक जाएगी, जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ने पोल बाउंड स्टेट में जो लगा रखा है वो आपकी रुक जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है ऐसे इलेक्शंस में, क्यों? क्योंकि जो आपका कंट्रोल होगा, कंडक्ट होगा, सुपरविजन इलेक्शंस का होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कह रहा है कि आप सीएमएस का डेटा उठाओ और उसमें लिखा हुआ है कि जो फॉर्मल एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में किया था वो 10,000 करोड़ रुपए था, तो लगा लो आप। उसके बाद प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, कह रहा है 2 से 5 स्टेट असेंबलीज की गो टू पोल्स एवरी 6 मंथ पीरियड, जिसमें लॉक इन जो आपका CAPF वगैरह या जितने भी हैं प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए, वो असेंबली में इसमें इनके लिए एक लॉक इन पीरियड आ जाता है। फिर दूसरे इश्यूज है कि नॉर्मल पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, पॉलिटिकल रैली से क्या होगा, रोड ट्रैफिक होगा, नॉइज पोल्यूशन फैलेगा आपका। फिर इससे कास्ट, रिलीजियस, कम्युनल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्शन जो है वो पोलराइज कर सकते हैं कास्टिज्म बेस पर, है ना। तो गवर्नेंस और ये सब से आपका उठ के ना पॉलिटिकल गेन्स की तरफ आप जा सकते हो। अब इसको चैलेंज कैसे करा जाए इन इम्प्लीमेंटिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन तक, तो ऑपरेशनल चैलेंज आपके साथ बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। ये पहली बार फर्स्ट टाइम एक ही साइकिल में सभी इलेक्शंस कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आपको अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 83, 85, 172, 174, 356 सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे, जिसमें कि आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, बाई इलेक्शन और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हो। आपको EVM मशीन या VVPAT बहुत सारे चाहिए होंगे, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिकल इशूज़ हैं आपके साथ, है ना, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि आप सब जगह फिर एक ही बार में इलेक्शन करा रहे हो। क्योंकि फिर वोटर का बिहेवियर इम्पैक्ट हो सकता है, कई बार उसको रीजनल इशूज़ डोमिनेट करेगा, कई बार नेशनल इशूज़ डोमिनेट करेगा, तो वो खुद ही कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि भाई कहाँ वोट देना चाहिए। फिर इस आइडिया से फेमिलैरिटी नहीं है हमारे पास। 1960s में लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जितने भी इंटायर जनरेशन है उसने कभी देखा ही नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन होते, तो उसको पता ही नहीं है। फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इससे नहीं आएगी, इकॉनमी ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट कर जाएगी। तो इसीलिए देखो ये रिकमेंडेशन कहाँ से आ रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करा जाए। तो कह रहा है लॉ कमीशन ने 1999 में ही कहा था कि इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए, बट विद होल्ड द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, और इस सबको देखते हुए करना चाहिए, चाहे आप इंटरवल 6 मंथ का रख लो, इससे ज़्यादा एक्सीड मत करो, उन्होंने ये कहा था। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो 79th रिपोर्ट था उसमें कहा था 2 फेज में ले लो, आप बाई इलेक्शंस करा लो, ऐसे कुछ करके कर लो। नीति आयोग ने 2017 में बोला कि 2 फेज में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने चाहिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी बोला। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का इशू आता है तो आप साइमल्टेनियसली नॉन कॉन्फिडेंस मोशन करा के ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दो। प्री मैच्योर डिजॉल्व हो जाता है तो फिर आप जो न्यूली इलेक्टेड आएगी वो फिर रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल टर्म तक रहेगी, ऐसा कर दो, है ना। तो उन्होंने सारे सोल्यूशन दिए कि ऐसा कर सकते हैं। फिर एक लॉ कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, इसमें बोला उन्होंने इसकी सिंक्रोनाइज कर लो, इलेक्शंस को कैसे कैसे कराओगे कि 5 साल में कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, ये सारा उन्होंने बात यहाँ पे रखी और फर्दर सजेस्ट करा कि आप लिमिट नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशंस रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखते हुए कंस्ट्रक्टिव वोट आप एक निकालोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें रिकमेंडेशंस में आई। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में ये कहा जा रहा है कि देखो जी, गवर्नमेंट ना साइमल्टेनियस इलेक्शंस को बोल तो रही है, लेकिन बहुत थॉरो और डिलिबरेट तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को लाए कि कहीं ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी पे असर पड़ जाए, उसकी इंटीग्रिटी पे ही असर पड़ जाए। तो ये बात है। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 होगा पॉलिटी का, तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस की बात करके खत्म करते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी
किसी एक टेक्नोलॉजी में, किसी एक मशीन में आ गई है कि वो लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, प्लानिंग कर सकता है। अब 5 ऐसी स्विस की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन किया और बताया कि भाई लिमिट करना है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कैंपेन में फॉर फेडरल इलेक्शंस। अब इलेक्शन में यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहली बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने की वजह से किसी भी इलेक्शन में क्या असर पड़ता है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। यानी कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब है कि इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वोटर बैकिंग की स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए, उसको डिटरमाइन करना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि किसी जगह की डेमोग्राफी, वोटिंग पैटर्न या जो इशू वहाँ पर चल रहा है, उससे जो है वोटर आप आइडेंटिफाई करते हो और उससे आप पर्टिकुलर कैंडिडेट को भाई लेकर जाते हो। तो यानी कि पहले ही पता चल जाएगा, प्रोडक्टिव मॉडलिंग का पता चल जाएगा, एक स्पेसिफिक कैंडिडेट ही यहाँ के लिए ठीक रहेगा। सेकेंड है रोल ऑफ एआई कि भाई सोशल मीडिया एनालिसिस हो जाएगा, यानी ट्रेंड्स और सेंटीमेंट पता चल जाएंगे कि वहाँ के वोटर्स की प्रेफरेंस क्या है, ये इसका रोल है। तीसरी बात यह है कि ये कम्युनिकेट कर देगा कि स्पेसिफिक वोटर का इंटरेस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो उससे फिर ऑडियंस को आप जान लोगे, ऑडियंस को डीपली आप समझ लोगे। रियल टाइम डेटा एनालिसिस भी करके दे देता है, वहाँ पे सोशल मीडिया ट्रेंड, सेंटीमेंट, इन्फ्लुएंसर्स ये कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं सब पता चल जाएगा। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी कैंपेन एक्टिविटीज़ करने की। इससे पार्टिसिपेशन भी डेफिनेटली बढ़ेगा, वोटर की एजुकेशन भी बढ़ेगी और मोबिलाइज भी होगा वो। सही बात है, अभी तक तो बड़ा अच्छा लगा आपको। लेकिन कंसर्न क्या है इसके साथ, एक तो मैनिपुलेशन का बड़ा दिक्कत है कि बहुत सारे डीप फेक वीडियोस बनाते हैं। डीप फेक वीडियोस में अगर आपने देखी हो, जो कैनबर्ग की वीडियो देखी आपने जिसमें वो बहुत फ्रेंकली बात कर रहा है, विच इज़ द फॉल्स वीडियो गाइस। कि मतलब डीप फेक वीडियोस में क्या करते हैं, किसी बंदे की शक्ल चेंज करके, इसको सब्सटीट्यूट ऑल्टरनेट करके उससे कुछ भी करा लेते हैं। तो डीप फेक वीडियोस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग, आपके जो वोटर है बेसिकली, वो तो बेचारा इन्फ्लुएंस हो गया और उसको ट्रुथ का पता ही नहीं है। ब्लैकमेल कर दिया उसको आपने, उसके तरीके उसकी पॉलिटिकल लाइफ इन्फ्लुएंस कर दिया आपने। फिर इससे इलेक्शन इरोड होगा, उसका ट्रस्ट खत्म चला जाएगा। फिर इसमें आपके पास रेगुलेशंस मशीन नहीं, आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका नहीं रेगुलेट करने का। डेटा क्वालिटी पे डेफिनेटली असर आ जाएगा, एल्गोरिथम पूरी चेंज हो जाएगी। साइबर सिक्योरिटी का वनरेबल इतना ज़्यादा है कि आपका जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप कैसे बात कर सकते हो प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन की। तो फ्रेमवर्क में यहाँ पर ये कह रहा है भैया, आप सबसे पहले तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करो। आपको डेटा प्रोटेक्शन, कैंपेन एडवर्टाइजिंग को बहुत ध्यान से रेगुलेट करना पड़ेगा। ईसीआई को ज़रूरत है कि वो एआई को, कैंपेन को कम से कम पॉलिटिकल कैंपेन में मिसयूज होने से बचाए। और इनोवेशन डिटेक्शन की ज़रूरत है, वो ज़रूर करें। चैटबॉट है, जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये फ्यूल हो तो प्रोटेक्ट करें इलेक्शंस को फ्रॉम साइबर अटैक्स। अडेप्टिव रिस्पांस बनाए हम, बहुत ज़रूरी है। देखो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करेंगे, इमर्जिंग थ्रेट्स को हम समझते चले जाएंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा, हम स्विफ्ट तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस को हम बहुत इंटीग्रेटिव मैनर में काम कर पाएंगे। तो अडेप्टिव प्रोसेस, उसको अडेप्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं गाइस। तो दिस इज़ ऑल फॉर योर टुडेज़ वीडियो। हमने 3 लेक्चर्स नहीं है, 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। बाकी दो आपके टॉपिक्स हैं, इसके अलावा शॉर्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।